बंगाल की जब बात होती है तो ममता की बात होगी, पहले वामपंथियों की होती थी और वामपंथियों ने इनको दामाद बनाकर अपने यहाँ पर रखा और अब तो ममता बनर्जी उनके बेटे बनाकर रख रही क्योंकि उनको घर भी दे रही है। हमारे साथ पुलिस के दो अधिकारी उपस्थित है। सुभाष वत्स जी एसीपी रहे हैं, दिल्ली में स्पेशल सेल में काम कर चुके। सुभाष जी, पुलिस का रोल अंदर आने के बाद का है, खास करके उनको खोजना, सर्च करना, डिटेक्ट करना और मेरे ख्याल से डिपोर्ट करना भी पुलिस का ही रोल है। थोड़ा आप क्लियर करिए। जय हिंद। थोड़ा पास में लीजिए सर। जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने इतना अच्छा ये एजेंडा तय किया है, ये संसद रखी है। मैं पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा कि हम पत्ते तो पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ों में नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात है, पुलिस में इसके ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था अभी तक नहीं है। कुछ छोटी छोटी टीमें जो एक एक दो दो पकड़ती रहती हैं पर उनकी डेप्थ में नहीं जाती हैं। इसके पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो कम से कम उनको जो आधार दे रहे हैं, जो उनको बुला के बसा रहे हैं, हम वहां तक नहीं जाते हैं। नहीं, आपने इस विषय पर जमीन पर देखा होगा कि आंकड़े बहुत है। जैसे अगर आपने दिल्ली में काम किया तो दिल्ली में 50 लाख के आसपास घुसपैठी है, मुंबई में 40 लाख है, देश में 10 करोड़ है। भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय में 92 में दिल्ली गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि यहां पर 50 लाख है तब, और आज तो उसकी संख्या मल्टीफोल्ड हो चुकी है। हाँ, मतलब ये संख्या मल्टीपल हो चुकी है। मैं 50 लाख ही पकड़ लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब दिल्ली के पॉपुलेशन को अगर हम दिल्ली लुटियन जोन में रहने वाले, दक्षिण दिल्ली में रहने वालों को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कौन सा ऐसा एरिया है दिल्ली में जहां इसकी संख्या सबसे ज्यादा है? शुरू में पहले सीमापुरी में हुआ करते थे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी। उसके बाद साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का शाहीन बाग एरिया है, और दिल्ली के पेरीफेरी पे जितनी झुग्गी बस्ती हैं उनमें सब मैक्सिमम लोग आजकल घुसपैठी हैं, रोहिंग्या आके बसे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उनको अगर पकड़ लेते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कहते हैं हम तो बंगाल के हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो साथ साथ ये लिंक करे कि बंगाल के हैं भी कि नहीं है। कि पुलिस को ये पता नहीं कि वो जो बोलता है वो बंगाली भारत की बंगाली है, मतलब पश्चिम बंगाल की है या बांग्लादेश की है। हमने उसके लिए कॉल सेंटर शुरू किया है और उसका रिकॉर्डिंग करके हमको लोगों ने भेजना है। वहां पर हमारी टीम बताएगी कि ये जो बोल रहा है ये बंगाली पश्चिम बंगाल की है या बांग्लादेश की है। पुलिस को भी नहीं पता है। और मैं दर्शकों को कहूं कि इसके लिए कॉल सेंटर नंबर है 8750882244। इस नंबर पर अगर आपको घुसपैठी कहीं पर मिलते दिखते हैं तो आपको सारी जानकारी देना, उनको पहचानने के लिए हमने 10 स्टेप्स ली है, वो सारी इस पर बताई गई है। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने ठीक किया, बट व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए ताकि देखिए, अगर सरकार से डिले हो रहा है, मैं ये कहता हूं हमेशा, शिवाजी महाराज होते, महाराणा प्रताप होते, इस देश के बड़े बड़े हमारे रक्षक होते, तो क्या वो दिल्ली के तख्त से आदेश निकलने की प्रतीक्षा करते? नहीं, प्रतीक्षा तो नहीं करते, पर इसके इन्होंने तो बड़े रिस्पेक्टफुली कह दिया कि उनको तो भेज देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लात मार के बाहर निकालना चाहिए। नहीं सर, एक बात है, उसको ले लेते हैं, उनका डिस्पोजल ठीक नहीं हो पाता है। उसके डिस्पोजल की भी थोड़ा मेरा अनुभव बताऊं। मतलब मेरा अनुभव इन द सेंस, मैंने जब मैं एबीवीपी में काम करता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। हम आसाम की सीमा तक भी गए थे। महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना की सरकार बनी तो उन दिनों इन लोगों को ट्रेनें भर भर के बंगाल के बॉर्डर तक लेकर जाते थे और मुंबई पुलिस उनको लेके जाती थी। मुंबई पुलिस वापस ट्रेन से आती थी, इसलिए दूसरे दिन में पहुंचती थी, 2.5 दिन बाद। लेकिन घुसपैठे हवाई जहाज से आते थे और मुंबई पुलिस के पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि वहां पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसका रोल उसमें आ जाता था और उनको डिपोर्ट करने नहीं देते थे। नहीं, बट उनको यहाँ शेल्टर देने वाले जो लोग हैं, जब तक हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे तब तक ये समस्या नहीं रुकेगी। बिल्कुल। वेद भूषण जी दूसरे एसीपी दिल्ली में रहे हैं, टीवी पैनलिस्ट है और कई बार इस विषय पर आप पहले भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका दिल्ली का क्या अनुभव है और ये मामला कितना खतरनाक है? देखिए चव्हाण साहब, जो आपका सवाल है क्या घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य, हाँ, तय कर चुके हैं। पहले भी हमारा इतिहास बताता है। मैं 2 हिस्सों में अपनी बात को रखूंगा। जब से आज देश आज़ाद हुआ 1947 से, पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाए गए। इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया, पासपोर्ट एक्ट बनाया गया, फॉरेनर्स एक्ट बनाया गया, आसाम एकॉर्ड एक्ट बनाया गया और तमाम तरह के नोटिफिकेशन, तमाम तरह की लीगल प्रक्रिया की गई, परंतु हम रोकने में असफल हो गए, फेल हो गए। उसके अलावा अभी आप
बीएसएफ की बात कर रहे थे, उसके अलावा बहुत बड़ा संगठन एसएसबी, जिसका एसएसबी है उसको बनाया गया, सशस्त्र सेवा बल का नाम जिसका दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास में लोकल पुलिस होती है, उसके अलावा जो हमारे पास में एक इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, आसाम राइफल्स है, इतना सारा डिपार्टमेंट है। करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन घुसपैठियों को रोकने के लिए, पर क्या हम रोक पाए? नहीं रोक पाए। हमारा अटर फेलियर सरकार का एक्सपीरियंस रहा, अटर फेलियर रहे, जिस वजह से आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या हमारा भविष्य ये घुसपैठिए जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वो तय करेंगे। हाँ, तय करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि घुसपैठियों ने हमारा इतिहास तय किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां वेस्ट बंगाल में आई थी, वो व्यापार करने के लिए आए थे, वो घुसपैठिए थे, वो अंग्रेज लोग घुसपैठिए थे, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमारे पर सैकड़ों साल राज्य किया। चंगेज खान, औरंगजेब, दुनिया भरे के हमारे पास मुगल शासक आए, वो कहीं ऊपर आसमान से नहीं आए थे, वो सीमाओं से आके घुसे थे। मुगलों ने सैकड़ों साल तक हमारे पर शासन किया। फिर भी सेना लेकर आए थे, शस्त्र लेकर आए थे, आर्मी लेकर आए थे। ये तो इतना सॉफ्ट किलिंग है कि ये लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं आ रहा है। देखिए, अंदाज तो सब है, पर सरकार अब वो चीज नहीं है जो पहले संभावना थी। अब ये सरकार समझ गई है कि घुसपैठियों को रोकना, और अदालत का भी आपने जिक्र किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि 71 से पहले के जो इस तरह के लोग आए थे उनको निकाला जाए। आपको याद होगा किस तरह आंदोलन हुआ था, सीए एनआरसी याद है आपको? मैं चीज जोड़ देता हूं जी। न्यायालय का दोगला रूप देखिए। इस देश से घुसपैठिए दूसरे भी है जिनका नाम है रोहिंग्या को बाहर निकाला जाए, इसके लिए भारत सरकार भी न्यायालय में गई हुई है जी। आपको पता होगा। लेकिन एक क्या भूषण नाम क्या है उसका, वकील प्रशांत भूषण, अशांत भूषण, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। कुंडली मारकर कोर्ट बैठा हुआ है। मैं बड़े गंभीर आरोप लगा रहा हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय पे। देखिए चौहान साहब, और अभी तक सुनवाई ही नहीं हो रही है। चौहान साहब, जयचंदों की कमी नहीं है देश के अंदर। जयचंद को तो आप जानते होंगे ना, तो ऐसे जयचंद देश के अंदर एक नहीं है, सैकड़ों जयचंद हैं जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर घुसपैठिए आए और दोबारा मुगल शासन आए। आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों के सपने हैं बहुत सारे। एक वर्ग की मैं नाम लो तो मुसलमान है, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर वही उस तरह का अकबर का, जिस तरह से औरंगजेब का शासन था, उसी तरह से शासन हो। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भी घुसपैठ की थी, ये मुगल शासन ने भी घुसपैठ हुई थी। ये मुस्लिम कहीं आसमान से नहीं टपके, ये औरंगजेब और फलां जितने भी आए थे, उससे पहले किसका राज था? हजारों साल पहले किसका राज था? स्वामी जी आपको बताएंगे कि इस देश पर किसका शासन होता था। तो ये जो आपका सवाल है, ये तय बिल्कुल एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत डेलिकेट इशू है। यदि सरकार ने इसको वक्त रहते एड्रेस नहीं किया, अब आप बात कर रहे थे राजनेताओं की, शर्म आती है दिल्ली के सीएम पर। एक अमानतुल्लाह खान एक एमएलए है जो अभी भी जेल से आए निकलकर, उनकी पत्नी मरियम जेल से आई हैं। वहां पर जो रोहिंग्यास का आप नाम ले रहे थे, उनको पैसे देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, यमुना को सारा दूषित कर दिया, कब्जा करके रख दिया। सरकार कब जगेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परंतु उम्मीद है, क्योंकि जो एक सरकार इस टाइम देश के अंदर है वो इस दिशा में सोचती तो है। कम से कम बहुत सारी जो अपोजिशन की पार्टी है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु लेकिन हम मोदी सरकार को भी देखिए, हम मोदी सरकार को भी मांग कर रहे हैं। 10-11 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है, आपकी जो भी प्रायोरिटी होगी, लेकिन हमारी देश की प्रायोरिटी है कि घुसपैठियों को अभी तुरंत निकाला जाए और इसलिए एनआरसी लाई जाए। और मैं दर्शकों को कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में एनआरसी आए, तो आप एक मिस कॉल आपको करना है। नंबर है 9209-204-204। इस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपका नंबर हमारे पास समर्थन में रजिस्टर होगा। हम 10 करोड़ नंबर को लेकर भारत सरकार को अप्रोच करना चाहते। हमने 2017-18 में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ऐसा ही कैंपेन चलाया था। तब 8,96,00,000 मिस कॉल और सिग्नेचर हमने एकत्र किए थे। इस बार भी हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान आंदोलन देश में चलाना चाहते और इसलिए सरकार की प्राथमिकता में, और ध्यान रखिए, अगर मोदी शाह की जोड़ी इसको नहीं ला सकती तो फिर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि समय भी हाथ में नहीं है और ऐसे हिम्मत वाले भी दोबारा शायद ही मिले। और इसलिए एसीपी जी, आपका अनुभव है, लेकिन अब मोदी जी को प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है।
लाना ही पड़ेगा यदि देश को बचाना है। आपको याद है CA-NRC में क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह से दंगे ऑर्गेनाइज किए गए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इंडिया आ रहे थे तो किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की थी। मैंने आपने कितनी बहस उस बारे के अंदर की है, और अब वक्त धीरे धीरे और तेजी से बदल रहा है। जिस तरह से डेमोग्राफी पॉलिटिकल पार्टीज उनको शरण दे रही हैं वोटों के लालच के अंदर, आप देखिए यूपी में अभी इलेक्शन हुआ है 9 सीट के लिए, वहां पर किस तरह का माहौल बनाकर रखा है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं दोबारा, परंतु इस देश का नागरिक हूं और सम्मानित नागरिक हूं, और इस देश में पैदा हुआ हूं, इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ हूं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हैं, उनको होश में आना होगा। नहीं तो ये हिंदुस्तान की जो पब्लिक है 74% हिंदू हैं इसके अंदर, वो यदि जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी, कभी जिंदगी में राजनीति का मुंह नहीं देख पाओगे। तो आने वाला समय हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि हिंदू किस तरफ जाना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है चौहान जी। मैं आपको अभी अमेरिका का चुनाव इसी मुद्दे पर हाँ, हुआ है, बस मैं वहीं पहुंच आया है, हाँ, इसी मैं मुद्दे पर चुन के आया वहीं है। पर पहुंच रहा था। हमारे भी बहुत सारे नागरिक कनाडा गए हैं, क्या डिमांड आ रही है, खालिस्तान बनाओ। अरे बनाओ, कनाडा के अंदर बना के दिखाओ ना खालिस्तान, पता लगे कि आप मर्द के बच्चे हो, आप सिख की औलाद हो। वहां पर कनाडा से भाग के आते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, वो छिपे हुए अभी अनमोल बिश्नोई जिसको डिपोर्ट करने की बात चल रही है। तो ये आज पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि किस तरह से इस तरह से जो घुसपैठिए हैं, तमाम देश इस बारे में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी जागना होगा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, फ्रांस में आपको पता है क्या पोजीशन है? वहां पर मुसलमानों ने जीना भारी कर रखा है फ्रांसिस का, किस तरह से वहां पर जलवे और हंगामे हुए हैं। और तमाम यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, इवन जिन्होंने राज्य किया ब्रिटिशर्स ने, वहां जाके देखिए बर्मिंघम में क्या हो रहा है, किस तरह से हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो आने वाला टाइम हिंदुओं को जागना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो अदरवाइज जो हमारी आने वाली नस्ल है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। और आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर और अदालत के अंदर भी ये आवाज बार बार उठाई जाएगी कि इनके बारे में कोई ठोस कदम उठाए जाएं, अन्यथा ये देश हाथ से निकलने की कगार पर आ चुका है। बांग्लादेश का अभी शैलेंद्र सिंह ने नाम लिया, क्या हालात है बांग्लादेश? आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से मैंने बिंदास बोल और जन संवाद में कोई और मुद्दा लिया ही नहीं है।